अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट। ये आपको पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर है आपका उसमें मेजर सब्जेक्ट है F1। तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो कंटेंट है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। तो हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट यूनिट से, डेट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है वो यही वाला है, नर्सिंग प्रोसेस। इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स आ जाते हैं आपके, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, ये इसके 5 स्टेप्स ही हम पढ़ेंगे डिटेल में। नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट यूनिट है इसका, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट पे इवेलुएशन, ठीक है। तो ये नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 चैप्टर्स आपके अलग अलग दिए हुए हैं। है तो ये एक ही यूनिट, ठीक है। आपके कंटेंट में यूनिट एक है नर्सिंग प्रोसेस, लेकिन आपकी बुक पे ये 5 चैप्टर्स हैं सेपरेट, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ये आपको पता है कि जो हमारी रेफरेंस बुक है यूएचएस की, कूजियर की बुक है, ये आपके पास पहले ही होगी। तो इसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें चैप्टर नंबर 11 होगा असेसमेंट का, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से, जो पास पेपर में आए हुए हैं, तो ये आपने भी अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं और ये हमने अच्छे से करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है पेपर में, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे, इसका एक पूरा टेबल दिया होगा आपके चैप्टर में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन 5 सोर्सेज ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर पेशेंट डाटा। तो ये हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। आगे इनकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्लाइंट हिस्ट्री और कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं क्लाइंट हिस्ट्री के, ठीक है। ये भी एक पूरा बॉक्स बना हुआ है जिसमें 7 से 8 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ से करवा दी हैं, या आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको हमने डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये हम सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस के साथ आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह आपने हाईलाइट कर लेनी है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 वर्ड बेसिक याद करने हैं कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब इसमें हम एक सिक्वेंशियल वे में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है रेशनल, रेशनल का मतलब ये होता है कि इसका जो भी स्टेप हम पढ़ेंगे ना, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगी, कोई ना कोई रैशनल होगा, कोई ना कोई इसका पर्पस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक, एक सिक्वेंशनल और रेशनल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सन को या पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब इंडिविजुअलाइज का मतलब क्या है कि हम पर्सन टू पर्सन या पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। जो भी उसकी होती है, डिजीज होती है या इलनेस होती है, जो भी उसकी हेल्थ केयर प्रॉब्लम होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है प्लानिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पर्पसेस कौन कौन से होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस हम क्यों देते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका सबसे पहला पर्पस है टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ये हमारा मेजर पर्पस होता है नर्सिंग प्रोसेस का, कि हमने क्लाइंट के जो हेल्थ की स्टेटस है उसको चेक करना होता है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद क्या है एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक्चुअल का मतलब क्या है कि पेशेंट के जो उस वक्त पे प्रेजेंट है, कौन सी प्रॉब्लम उसको हो रही है, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। और दूसरी क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो उसको अभी प्रेजेंट नहीं है उसकी बॉडी में, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है उसको प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। उसकी जो भी नीड्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर हमने क्या करना है, टू इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। पहले हमने नीड्स को असेस किया, उसकी प्रॉब्लम्स को असेस किया, उसके बाद हमने प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। हमने प्लान्स बनाने होते हैं, तो वो भी हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं। लास्ट पे क्या है, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास जो बेसिक 4 प्रोसेस हमने पढ़े, असेसमेंट करनी होती है, डायग्नोस करनी होती है, ठीक है, प्लान करना होता है और ट्रीट करना होता है, ठीक है, उसको इंटरवेंशंस करनी होती हैं। तो ये चारों जो स्टेप्स है ना वो इसके पर्पसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 बेसिक पर्पसेस आपने पॉइंट्स की फॉर्म में याद करने हैं, ठीक है।
उसके बाद आगे हम मूव करें तो अब यहाँ पे इसकी बताई हुई है फेजेस, कि जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको डिफाइन तो हमने कर लिया। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि किसने इसकी डेफिनेशन दी थी और कब दी थी, या आपने एमसी को नोट कर लेना है। हॉल ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये नर्सिंग प्रोसेस जो है इसने ओरिजिनेट किया था 1955 में, ठीक है। ये आपने इसके एमसी को नोट कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी जो 5 फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली फेज हमारे पास है असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, सॉरी, इसके बाद डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ये हमारे पास क्या है, 5 फेजेस हैं नर्सिंग प्रोसेस की। और तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है, वो इन 5 स्टेप्स के ऊपर या 5 फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो इसकी फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अब क्या देखना है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसकी करेक्टरिस्टिक है, अच्छा यहाँ पे इसके ना एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में। उसके बाद आगे हम देखें तो इसको ना बुलेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है सारी करेक्टरिस्टिक को। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि इसमें हम एक सीक्वेंस के साथ साथ चलते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जैसे कि ये एक पूरा साइकिल बना हुआ है ना, कि पहले असेस कर लिया हमने पेशेंट को, फिर हमने डायग्नोज बना ली, फिर हमने प्लान कर लिया, उसके बाद हमने इंटरवेंशंस कर दी, और लास्ट पे इवेलुएट कर लिया, ठीक है। जब हम इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है, जो हमने हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, वो रिजोल्व हुई है कि नहीं हुई। अगर वो रिजोल्व नहीं हुई तो फिर हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। तो ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है, ठीक है, जब तक कि उसकी जो कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग प्रोसेस इज अ रेगुलरली रिपीटेड इवेंट और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग रादर देन स्टेइंग स्टेटिक, ठीक है। अब ये सेम नहीं रहता, ये फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। उसके बाद क्या है, नर्सिंग प्रोसेस क्लाइंट सेंटर्ड है, ठीक है। मतलब कि इसमें हम पेशेंट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर हमने उसको उसके मुताबिक केयर प्रोवाइड करनी होती है, केयर प्लान बनाना होता है, जिसको हम नर्सिंग केयर प्लान भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक है कि इसमें हमने क्या करना होता है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग प्रोसेस इज एन एडेप्टेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिस्टम्स थ्योरी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद क्या है इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक, इसमें हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इसकी जो 5 फेजेज है नर्सिंग प्रोसेस की, हमने हर फेज में डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्रिएटिविटी शो करनी होती है, ताकि हम पेशेंट की जो कंडीशन है, जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, उसको बेस्ट वे में ट्रीट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्सिंग प्रोसेस इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, नर्सिस, उसकी फैमिलीज, जो पेशेंट, ये सबकी कोलैबोरेशन के साथ जो है, कम्युनिकेशन के साथ हमने पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड करनी होती है, हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, इसमें हमने कोलैबोरेट करना होता है पेशेंट की फैमिलीज के साथ भी और पेशेंट के साथ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी बेसिक 5 करेक्टरिस्टिक थी, जो कि हमने ऐसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में याद करनी है। अब आपने इसमें जो की पॉइंट्स है ना, की वर्ड्स है, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। बाकी आप जो भी जो है ना अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका की पॉइंट क्या था कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें क्लाइंट सेंटर्ड है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करते हैं, इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हर फेज में, और ये हमारे पास क्या है, इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपने की वर्ड्स याद करने हैं हर करेक्टरिस्टिक के, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ पूरा, इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है हर फेज को। ये आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। पहली फेज क्या है, असेसमेंट, ठीक है। अब असेसमेंट जो है ना, इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, फर्दर इसके 4 से 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड क्या है, वैलिडेशन ऑफ डाटा, और फोर्थ पे है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स जो है वो हम पढ़ेंगे असेसमेंट के अंदर। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब हम ये पूरे 4 स्टेप्स डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो असेसमेंट का फेज है, जो असेसमेंट का स्टेप है, पहला स्टेप, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं हमारी। तो ये पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, तो तब आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी कि क्यों इसको समराइज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड फेज है, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस का, ठीक है। किसमें हम पेशेंट की डायग्नोस बनाते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, इसके भी पर्पजेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारी फेज क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग हम
क्यों करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें हम गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारी फोर्थ फेज है, इसमें हम इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटरवेंशंस की, ठीक है। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस। तो ये पूरा चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद पर्पस बताया हुआ है और इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं हमारी नर्सिस की। और लास्ट पे जो इसका स्टेप है, फेज है, इसकी इवेलुएशन, ठीक है। इसमें हम इवेलुएट करते हैं। तो ये भी पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका मकसद है आपको समराइज करना है, ओवरव्यू करना है कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस किसको कहते हैं और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी 5 जो फेजेस मैंने आपको बताई, इसके 5 बचा, जस्ट आपने इनलिस्ट करने हैं पहले। उसके बाद आपने इसकी करेक्टरिस्टिक बता दी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आगे हमारा क्या टॉपिक बन रहा है। अच्छा, इसमें कुछ और इसकी करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि जो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है ना, इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हैं, ठीक है। जो नर्सिस हैं वो अपनी स्किल्स को यूज करके, अपनी थिंकिंग को यूज करके नर्सिंग जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करती हैं, ठीक है, उसको नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें हमने वैरायटी ऑफ स्किल्स को यूज करना होता है, ठीक है। ये किसकी, ये भी करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास जो नर्सिंग प्रोसेस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक है कि हम इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, हर डिजीज में अप्लाई कर सकते हैं, तमाम तरह की हेल्थ केयर सेटिंग्स में, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप्स का पर्सन है ना, चाहे वो ओल्ड एज है, चाइल्ड है, जो भी है, तो हमने उसमें, ये हमारे पास यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हम इसको हर कंडीशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस को, ठीक है। इसके पांचों स्टेप्स को हमने हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लास्ट पे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो नर्सिस हैं उसने क्लिनिकल रीजनिंग यूज करनी होती है। ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल मेथड होता है, मतलब इसमें हमने रेशनल बताना होता है कि हम जो स्टेप ले रहे हैं, जो हमारी फेज है, उसका क्या पर्पज है। तो हमने इसमें बेसिकली अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करना होता है और रीजनिंग को यूज करना होता है, ठीक है। कि हम जो भी स्टेप कर रहे हैं, जो भी हमारे क्लिनिकल स्किल्स यूज कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है, वो हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो रेशनल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास की बेसिक 8 कैरेक्टरिस्टिक थी नर्सिंग प्रोसेस की। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो चैप्टर था असेसमेंट का, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट स्टेप है असेसिंग, ठीक है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं असेसमेंट की, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं, असेसिंग इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें 4 वर्ड्स बताए हुए हैं, 4 इसके की पॉइंट्स हैं जो कि इनको हम स्टेप्स भी कहते हैं। असेसमेंट के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, कलेक्शन, ठीक है, इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस वे में, सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो डाटा हमने ले लिया, जो कलेक्ट कर लिया, उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हमने वैलिडेट करना है, उसको हमने डबल चेक करना है, ठीक है। और लास्ट में हमें डॉक्यूमेंट कर लेना है, जो हमने डाटा पेशेंट से लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन ली है, उसको हमने डॉक्यूमेंट कर देना। तो ये हमारे पास 4 इसके स्टेप्स हैं, इनको कंबाइन करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे बताया हुआ है, जो असेसमेंट होती है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पे जस्ट इनलिस्ट किया हुआ है। पहली टाइप हमारे पास क्या है, इनिशियल असेसमेंट, ठीक है, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप इसकी क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट। और लास्ट पे इसकी जो 4 टाइप है, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन सी होती हैं, इसकी एग्जांपल देनी है आपने, इसके पर्पजेज क्या क्या होते हैं, इसके हम आगे पूरा बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास 5 फेजेस होती हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, इसमें जो नर्सिस हैं वो कैसे अपनी थिंकिंग को यूज करके इसमें इंप्लीमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपने रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखें तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं ना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसको हमने वन बाय वन आगे डिटेल में पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले हम डिफाइन करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। तो बेसिकली डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, ठीक है। इसको आपने टर्म से याद करना है, इसकी जो इसकी मेजर वर्ड है ना, उसमें हमने क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, गैदर करना होता है, किसके बारे में, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में, ठीक है। अब जो डाटा होता है वो आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या डिफरेंस है।
पहले आपने डिफाइन कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस आगे हम पढ़ेंगे तो आपको इसके पता होना चाहिए क्या, इसको हम डिफाइन करें। डेटाबेस कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट, ठीक है। कि एक क्लाइंट की हमने हिस्ट्री ली, हमने असेसमेंट की, जो भी हमने उसका डाटा लिया ना, वो डाटा सारा उसके डाटाबेस के अंदर आता है, ठीक है। चाहे उसकी हेल्थ हिस्ट्री हमने ली, ठीक है, या उसकी हमने असेसमेंट की फिजिकली, ठीक है, हेल्थ हेड टू टो असेसमेंट की। उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी की, ठीक है, हमने उसके टेस्ट करवाए, जो भी रिपोर्ट्स आई, जो भी लैब्स आई, वो सारा डाटा जो हमने पेशेंट से रिलेटेड ले लिया ना, जो भी इंफॉर्मेशन ले ली है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। ये आपने इसका एमसीक्यू याद कर लेना है। उसके बाद आगे हम देखें तो अब ये बताया हुआ है कि जो क्लाइंट का डाटा हम लेते हैं उसमें हमने क्या क्या लेना होता है। उसमें हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होते इसको किसी मेडिसिन से, ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई पास्ट में, ठीक है, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हैं तो वो हमने पूछ लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका हमने पूछना है कि उसका डेली लाइफस्टाइल कैसे है, उसकी स्लीप पैटर्न कैसे है, ये सारा हम क्या ले रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड क्या ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसमें बताया हुआ है, ये जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद हम मैंने आपको बताया कि डाटा होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, बेसिक दो टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे चार बताई हुई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, दो और कौन सी हैं। मेन टाइप्स इसकी दो हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको अच्छे से करना है, इसमें क्या डिफरेंस है। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, सिम्टम्स, इसको हम सिम्टम्स भी कहते हैं या फिर कोवर्ट डाटा भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, साइंस, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं ओवर्ट डाटा, ठीक है। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो सब्जेक्टिव डाटा है ना, ये वो डाटा होता है जो कि पर्सन या पेशेंट खुद बता रहा होता है, खुद डिस्क्राइब कर रहा होता है या खुद एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ें तो subjective data are apparent only to the person affected and can be described or verified only by that person, ठीक है। कि जो पर्सन जिसको वो कंडीशन है, जो इसको प्रॉब्लम है, वो खुद जो अफेक्ट हो रहा है पर्सन डिजीज से, वो खुद इसमें डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसको वेरीफाई कर रहा होता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कंडीशन को, ठीक है। जैसे क्या वो बता रहा है कि मुझे हेडेक हो रही है, मुझे पेन हो रही है, ठीक है, मुझे इचिंग हो रही है, तो वो क्या खुद बता रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें जो डाटा पर्सन या पेशेंट खुद दे रहा होता है ना, वर्बलाइज कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, पर्सन की सेंसेशंस आ जाती हैं, उसकी फीलिंग्स आ जाती हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ठीक है, जो भी वो परसीव कर रहा है, वो जो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वर्बलाइज कर रहा है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये आपने इसका मेजर डिफरेंस याद करना है, इसको हम सिम्टम्स भी कहते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड टाइप है डाटा की, ऑब्जेक्टिव डाटा, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। अब ये कौन सा होता है कि जो एक नर्स या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो उसको मेजर करता है, उसको ऑब्जर्व करता है या उसको टेस्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि अब ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो खुद तो नहीं बताता ना, नर्स जो है वो खुद ऑब्जर्व करती है, खुद मेजर करती है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, ठीक है। तो जो नर्स या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो खुद ऑब्जर्व करता है, खुद मेजर करता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये आगे हम देखें, इसकी एग्जांपल भी दी होगी। जैसे कि अब ब्लड प्रेशर है तो वो नर्स मेजर कर रही है, ठीक है। उसके बाद स्किन को देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, डिस्कलरेशन हो रही है तो ये भी क्या कर रही है, नर्स खुद ऑब्जर्व कर रही है, एग्जामिनेशन के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सा डाटा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, ठीक है। डेट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। ये इसकी दो बेसिक टाइप्स थी डाटा की, आगे यहाँ पे दो और भी दी हुई हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। कौन सी है, कांस्टेंट डाटा, ठीक है। अब कांस्टेंट के नाम से शो हो रहा है कि जो डाटा कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता, ओवर द टाइम डजंट चेंज, ठीक है। जैसे कि अब एक पर्सन है, उसका उसकी जो रेस है, उसका जो ब्लड टाइप है वो सेम रहती है ना, जो उसकी रेस है, जो उसकी नस्ल है वो सेम रहेगी, जो उसकी ब्लड ग्रुप है वो उसका सेम रहेगा, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना टाइम के साथ। तो ये डाटा कौन सा होगा, कांस्टेंट डाटा होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फोर्थ टाइप है, वेरिएबल डाटा। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज होना, ऐसा डाटा जो चेंज हो जाए, क्विकली चेंज होता रहे। जैसे अब पर्सन का ब्लड प्रेशर है, ये चेंज हो सकता है ना, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। या लेवल ऑफ पेन, पेन भी इसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। एज, एज का क्या है कि कोई हमारे पास चाइल्ड आ गया, कोई अडल्ट आ गया, कोई ओल्ड एज का आ गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, डाटा जो चेंज होता है टाइम पीरियड के साथ साथ, उसको हम कहते हैं वेरिएबल डाटा, ठीक है। तो ये इसकी फोर बेसिक टाइप्स आपने याद करनी है अच्छे से। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हम वो आपको कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक पेशेंट है उसको हेडेक हो रही है, ठीक है, तो ये कौन से डाटा में आएगा, सब्जेक्टिव डाटा में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो ये इसका बताया हुआ है कि हमने अभी जो देखा असेसमेंट का पहला स्टेप हमने देखा,
कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अभी अभी हम इसको ही पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ डाटा। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कि पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ, डाटा के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से डाटा ले सकते हैं पेशेंट की हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे बताया हुआ दो सोर्सेज होते हैं मेजर, एक होता है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। ये पहले आपने इनलिस्ट करना है। ठीक है, आगे बताएंगे हम प्राइमरी में कौन सा आता है और सेकेंडरी में कौन सा आता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सोर्स है ना, वो होता है क्लाइंट खुद। जो क्लाइंट खुद डाटा दे रहा होता है ना, अपनी अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, या अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, जो क्लाइंट खुद दे रहा होता है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद अब जो डाटा उसके पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, या जो भी हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, वो दे रहे होते हैं, या हमने उसकी लैब्स करवाई हैं, हमने उसके जो है टेस्ट करवाए हैं, तो जो भी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी डायग्नोसिस आ रही हैं, तो सारा डाटा जो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या है, क्लाइंट आता है, और सेकेंडरी सोर्स में जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसको ट्रीट कर रहे हैं, जो उसकी लैब्स रिपोर्ट्स हुई हैं, सारा जो डाटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है, और ये बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा होता है। ये आपने एमसी को नोट करना है कि जो क्लाइंट खुद देता है ना, वो उसका बेस्ट सोर्स होता है डाटा प्रोवाइड करने का। ठीक है, ये जस्ट आपने रीड करना है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स था, उसमें क्या आता है, उसके सपोर्ट पीपल आते हैं, उसमें फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, उसके केयर गिवर्स, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में, ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आता है। ठीक है, या पहले हमारे पास क्या है, सपोर्ट पीपल, और दूसरा आगे हम देखें तो इसमें जो इसकी रिपोर्ट्स आती हैं, जो उसके रिकॉर्ड्स पहले अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें उसके मेडिकल रिकॉर्ड हैं, या उसकी जो भी लैब्स वगैरह हुई हैं, लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा डाटा जो हमें प्रोवाइड करें, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आता है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, या जो भी उसको ट्रीट पहले कर रहे थे, उनको पूरा पता होगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन थी, पहले क्या थी, अब कैसा है, क्या उसकी चेंजेस आई हैं बॉडी में, तो वो सारा डाटा जो दे रहा होता है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है कि जो हम खुद स्टडी करें प्रीवियस उसकी डिजीज के बारे में। ठीक है, जो पीछे आर्टिकल्स हम सर्च करके देखें गूगल से, या जहाँ से भी हम इसका रेफरेंस टेक्स्ट जर्नल्स वगैरह देखें, आर्टिकल्स देखें, ठीक है, जो डाटा हमें मिल रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये सारे आगे एक्सप्लेन किया हुआ, जस्ट आपने रीड करना है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री कौन कौन से होते हैं। मतलब कि पेशेंट हमारे पास एक आ गया, ठीक है, एक न्यू पेशेंट एडमिट हुआ है, तो हमने उसकी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करने से पहले हमने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, हमने पूरी हिस्ट्री लेनी है। अब हिस्ट्री जो लेते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स हमने अब यहाँ पे पढ़ने हैं, पूरा बॉक्स इसमें आपने अच्छे से करना है। सबसे पहले हम क्या पूछते हैं उससे, उसका जो बायोग्राफिक डाटा है वो पूछते हैं। ठीक है, उसका नेम, उसकी एज, एड्रेस क्या है, सेक्स, ये जो पूरा हम उसकी फाइल के ऊपर लिखते हैं ना डाटा, जो बायो वाला कवर पेज होता है, ये सारा बायोग्राफिक डाटा होता है। ठीक है, उसकी डायग्नोज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, रिलीजन वगैरह ये समटाइम्स पूछ लेते हैं, तो ये सारा इसका डाटा जो है वो बायोग्राफिक डाटा में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो सेकंड कंपोनेंट है हेल्थ हिस्ट्री का, वो हम इसमें क्या लेते हैं कि जो चीफ कंप्लेंट है, कि वो क्यों हमारे पास आया, उसका विजिट जो उसने किया हमारे पास, उसकी रीजन क्या थी, उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो वो बताएगा कि मुझे पेन हो रही थी, मुझे वोमिटिंग आ रही थी, मुझे फीवर था, जो भी उसकी एक दो वर्डिंग होती, दो लाइंस में उसकी होगी ना एक्सप्लेनेशन, वो उसकी होगी चीफ कंप्लेंट। ठीक है, उसकी क्या कंप्लेंट थी, वो क्यों हमारे पास आया, उसने क्यों जो है ना विजिट किया है हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, या हमारे क्लिनिक में। उसके बाद जो इसका थर्ड कंपोनेंट है हेल्थ हिस्ट्री में, हमने क्या पूछना है, उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है ना, या जो वो कंप्लेन कर रहा है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, जैसे उसने कहा कि मुझे पेन हो रही है, तो हमने पूछना है पेन कहाँ हो रही है, ठीक है, पेन कब से हो रही है, क्या लोकेशन है, उसके साथ कोई और मसला तो नहीं हो रहा। तो जो उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट है ना, उसकी हमने हिस्ट्री पूरी ले लेनी है। ठीक है, उसकी सिम्टम्स जो है वो कब कब होती हैं, क्यों होती हैं, कब ज्यादा होती हैं, कब कम होती हैं, तो ये पूरी हमने डिटेल ले लेनी है उसकी चीफ कंप्लेंट के बारे में, या उसकी प्रेजेंट इलनेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, कि हमने उससे पूछना है कि उसको पास्ट में कोई डिजीज तो नहीं हुई थी, ठीक है, कोई इलनेस तो नहीं हुई थी,
कोई उसकी जो है ना कोई एलर्जीज तो नहीं है उसको प्रीवियस कोई ड्रग से या किसी और चीज से, ठीक है। कोई इसकी जो है ना चाइल्डहुड में या कोई इसको इंजरी या कोई ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी हमने पास्ट हिस्ट्री लेनी है उससे, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद हमने लेनी है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी को डिजीज, कोई डायबिटीज, कोई हाइपरटेंशन, कोई और ऐसा इशू तो नहीं है, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, फैमिली के बारे में हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि फैमिली में रन कर रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि फैमिली में जो है ना जनरेशनल डिजीज होती हैं, जिसको हम जो है ना वो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती रहती हैं आगे। तो हम उससे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि इसकी फैमिली में रन करी है तो इसको इसकी वजह से इसको भी हो गई है, ठीक है। तो ये भी हमने हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद हमने लाइफ स्टाइल का पूछना है, ठीक है, कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, कब सोता है, कब जो है ना क्या क्या फूड है, उसकी उसका पैटर्न कैसा है, उसकी डाइट कैसी है, ठीक है, उसका स्लीप पैटर्न क्या है, न्यूट्रिशन कैसी है, ये सारा हमने उसकी लाइफस्टाइल के बारे में डाटा ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल डाटा, ठीक है, उसकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, कि उसकी जो ऑक्यूपेशन है उसका वो कैसा है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे कोई फैक्टर्स तो नहीं है जो कि उसको डिजीज कोज कर रहे हैं, उसकी जॉब कैसी है, ठीक है। तो ये सोशल डाटा हमने ले लेना है उससे। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल डाटा, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है। कोई ऐसे स्ट्रेस से तो नहीं है जो कि उसको स्ट्रेस कोज कर रहे हैं, उसकी जो है ना डिप्रेशन कोज कर रहे हैं, एंग्जाइटी कोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कुछ फैक्टर्स जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद क्या है लास्ट पे, पैटर्न्स ऑफ हेल्थ केयर, ये हमने सारे जो पैटर्न्स हम पढ़ेंगे आगे उसके आते हैं जॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा डाटा ले लेना है पेशेंट से, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, 7 से 8 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ हिस्ट्री के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये टेबल आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये हमने पढ़ लिया इसका जो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आप 2-3 एग्जांपल्स कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कि सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है, ठीक है। जो नर्स मेजर करती है, जो ऑब्जर्व करती है, वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर उसने मेजर किया, कितना आया, ये इतना 90/50 है, तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव डाटा। पल्स उसने लिया, नर्स ने मेजर किया, ऑब्जर्व किया, तो 104 ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। स्किन उसने ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, तो पेल थी, डायाफोरेटिक थी, ठीक है, मतलब कि इसमें स्वेटिंग ज्यादा, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही थी, उसको हम कहते हैं डायाफोरेसिस, ठीक है। तो ये क्या है उसने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से आप 2-3 एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद जो हम देखें सब्जेक्टिव डाटा, इसमें क्या है कि पेशेंट बता रहा है कि मैं वीक फील कर रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे वीकनेस फील होती है, तो वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कौन सा डाटा होगा, और सब्जेक्टिव डाटा होगा, ठीक है। इस तरह वो बता रहा है कि मुझे पेन हो रही है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, स्टमक में पेन हो रही है, तो ये खुद क्लाइंट जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है। वो कह रहा है मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है। तो इस तरह आपने डिफरेंस याद करना है, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने पूरा देख लिया कि यहाँ तक इसके आते सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने देखा डाटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, और हमने इसकी टाइप्स देखी डाटा की कौन कौन सी होती हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे एक और इसका टॉपिक है डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। अब ये हम देखें तो डाटा कलेक्शन के जो मेथड है ना वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 3 मेथड्स, ठीक है, कि हम किन मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से या पर्सन से, ठीक है। पहला क्या मेथड है, ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग। सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरव्यू के थ्रू। थर्ड क्या है, एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। ये आगे हम पढ़ते हैं, तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, जो नर्स है वो ऑब्जर्व करती है, वो पेशेंट को ऑब्जर्व करती है, क्लाइंट को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑब्जर्व करती है वो कैसे करती है, वो अपनी सेंसेस को यूज करती है, जो भी सेंसेस है ना, विजन, स्मेल, हेयरिंग, टच, इन सब को यूज करके वो क्लाइंट को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अब ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इसमें सेंसेस है वो कैसे यूज करती है। जैसे अब विजन है, विजन में क्या है कि वो अपनी आईज को यूज करके पेशेंट की अपीयरेंस को चेक करेगी, उसको असेस करेगी, ठीक है। उसका बॉडी साइज क्या है, उसका वेट कैसा है, उसकी पोस्चर कैसी है, ठीक है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। उसके अलावा वो देखेगी इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल जेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, स्किन कलर कैसा है। तो ये सारा क्या कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, विजन मतलब सेंस को यूज कर रही है, ठीक है, तो डाटा कलेक्ट कर रही है, डाटा ले रही है, ठीक है, अपनी विजन को यूज करके, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें अपनी वो स्मेल की जो सेंस है उसको भी यूज करेगी, ठीक है। अब इससे वो कैसे डाटा ले सकती है कि वो स्मेल के थ्रू जो उसकी बॉडी के ऑर्डर्स है ना या ब्रेथ ऑर्डर्स हैं वो उसको असेस करेगी कि जो उसकी जो स्मेल आ रही है वो सही है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है।
तो इस तरह से भी उसकी कंडीशन को असेस कर सकती है। उसके बाद वो क्या करेगी, अपनी हेयरिंग इंसेंस को यूज करके भी डाटा ले सकती है। ठीक है, अब हेयरिंग से कैसे ले सकती है कि वो जो साउंड्स है ना, उसकी लंग साउंड्स हैं, जो हार्ट साउंड्स है, अगर आपको पता होगा कि जो नॉर्मल साउंड्स कौन सी होती है, नॉर्मल लंग साउंड्स कौन सी है, नॉर्मल हार्ट साउंड्स कौन सी हैं, तो वो उनको सुन के पता लगा सकती है कि पेशेंट को जो है वो कंडीशन ठीक है या एबनॉर्मल है। ठीक है, जो साउंड्स हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरह से वो हेयरिंग के थ्रू भी डाटा ले सकती है पेशेंट का। उसके बाद टचिंग। अब टचिंग में क्या करेगी, वो टच करके उसकी जो टेम्परेचर है वो चेक कर सकती है पेशेंट का। ठीक है, उसका मॉइस्चर चेक कर सकती है, पल्स रेट चेक कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पल्स है वो हम फील करके चेक करते हैं। ठीक है, पालपेट करते हैं इसमें। उसके बाद उसकी बॉडी पे कोई लेजन्स, कोई ऐसे लम्प्स, कोई मैसेज तो नहीं है, वो असेस कर सकती है टचिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें क्या कर रही है, वो डाटा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, सेंसेशन को यूज करके डाटा कलेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसका पहला क्या मेथड था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने याद करना है कि उसने सेंसेस को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेथड है इसका वो है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू का आपको पता है कि इसमें जो एक पूरा इसका फॉर्मेट होता है, इंटरव्यू हम लेते हैं पेशेंट से, तो हम उससे डाटा लेते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं उसकी हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा एक फॉर्मेट होता है, इसकी पूरी टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इंटरव्यू की। ठीक है, यहाँ इसमें आपने जैसे यही करना था कि जो ऑब्जर्वेशन है ना उसमें उसने सेंसेस को यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ से आपने टेबल कर लेना है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड इसका मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, वो है इंटरव्यू। पहले आपने डिफाइन करना है इंटरव्यू किसको कहते हैं। इट इज अ प्लान्ड कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस। ये हमारे पास एक प्लान होती है कि हमने इस टाइम पे इंटरव्यू करना है पेशेंट का, इस टाइम पे कन्वर्सेशन करनी है। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हम क्यों करें, डाटा कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो एक इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है इंटरव्यू का। ठीक है, हमेशा। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे बताया हुआ है इसकी टाइप्स होती हैं कुछ इंटरव्यू की। ठीक है, कौन कौन सी हैं, दो अप्रोचेस यहाँ पे बताई हुई हैं, दो टाइप्स होती है। एक होती है डायरेक्टिव इंटरव्यू। ठीक है, और दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ठीक है, ये दो आपने याद, इसको हम अप्रोचेस भी कहते हैं, अप्रोचेस या टाइप्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो डायरेक्टिव इंटरव्यू है ना, वो होता है हाईली स्ट्रक्चर्ड, किसमें हम पहले प्लान करते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन करने हैं पेशेंट से। ठीक है, हमने क्या डाटा लेना है, इसमें हम डायरेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी टाइप क्या है इसकी, नॉन डायरेक्टिव। ठीक है, इसमें जस्ट हमने एक पेशेंट के साथ जो है ना बॉन्ड बनाना होता है, एक रिलेशनशिप बनाना होता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, अ रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू। रैपिड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, दो लोगों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग बनाना। ठीक है, तो हम इसका पर्पस क्या होता है, रैपिड बिल्ड करना या अंडरस्टैंडिंग बनाना या रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, इसका मेजर पर्पस ये होता है। लेकिन जो हमारे पास डायरेक्टिव इंटरव्यू था उसमें हमने क्या करना होता है, पेशेंट से हमने डाटा लेना होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, ये आपने याद करना है। उसके बाद हम देखें तो जो हमने क्वेश्चंस करने होते हैं ना इंटरव्यू में, उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने रीड करनी है। कुछ होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी देखें तो इसकी एक दो टाइप्स और भी दी हुई हैं, न्यूट्रल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, लीडिंग क्वेश्चन। अब यहाँ से हम इसमें देखें इसमें क्या डिफरेंस है। जो होते हैं ना ओपन क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें हम उसको जो भी प्रॉब्लम है ना उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम मौका देते हैं कि वो कुछ भी अपनी बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, क्लैरिफाई करे, एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे। ठीक है, तो ये होता है ओपन एंडेड, कि उसको हम ओपन हैंड देते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, हमारे पास खुला टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें ये इसका मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अब इसमें जो वर्ड्स हमने यूज करने होते हैं जैसे कि व्हाट, हाउ। ठीक है, हाउ डू यू फील, हाउ हैव यू बीन फीलिंग लेटली। ठीक है, तो इसमें हम इसकी ना फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, क्लोज्ड एंडेड। अब आपको समझ आ रही होगी जो क्लोज्ड एंडेड है, मतलब इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमने बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करने होते हैं यस और नो में। क्या आपको ये पसंद है, वो कहेगा हम कहेंगे यस और नो, वो कहेगा नो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ना लिमिटेड टाइम होता है, हमने बहुत जो है ना क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें। ठीक है, आगे हम देखें तो यहाँ पे लिखा भी होगा जो है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे यस और नो की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें उसने स्पेसिफिक सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन हम इसमें लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि आपको पेन हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो कहेगा नहीं हो रही। ठीक है, यस और नो में वो आंसर देगा। आपने मेडिकेशन ली है कि नहीं ली, यस और नो। ठीक है,
तो यस और नो, अगर ली होगी तो यस, नहीं नहीं तो फिर नो। ठीक है, तो ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई ना कोई अर्जेंट सिचुएशन होती है, तब हम करते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है कि इसमें हमने यस और नो को यूज करना होता है। लेकिन जो हमारे पास ओपन एंडेड होते हैं, इसमें हमने उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना होता है, उसको हमने ये मौका देना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रॉड टाइप होती है क्वेश्चनिंग की। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप थी न्यूट्रल क्वेश्चन। ये हमारे पास ओपन एंडेड भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये मिक्स ही होता है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्या होता है कि ये हमारे पास एक ना इसकी टाइप ही है, क्लोज की एक टाइप है। ठीक है, हम उसको लीड कर रहे होते हैं, उसको हम गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो स्पेसिफिक इसमें आंसर हमने लेने होते हैं उससे। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास इसकी चार टाइप्स थी, आगे हम देखें तो इसको हम जस्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि जो हमने इंटरव्यू करना होता है ना, उसकी प्रॉपर सेटिंग होती है, प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब उसका फॉर्मेट क्या होता है कि हमने उसका प्रॉपर टाइम पहले सेट करना है कि हमने किस टाइम पे इंटरव्यू लेना है। ठीक है, ताकि आगे जिसने देना है उसको भी मसला ना हो, और जो पहले जिसने लेना है उसको भी कोई इशू ना हो, पहले से प्री प्लान्ड हो, स्केड्यूल्ड हो। ठीक है, उसके बाद प्लेस जहाँ पे हमने इंटरव्यू लेना है वो प्लेस भी प्रॉपर कंफर्टेबल हो, उसकी प्राइवेसी को हमने मेंटेन करना है, वहाँ पे नॉइज ना हो, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ठीक है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कि हमने जहाँ पे लेना है तो जो पर्सन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है या जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसको भी हमने प्रॉपर रखना है। ठीक है, अगर हमने बेड पे बिठाना है तो बेड प्रॉपर कंफर्टेबल हो, चेयर पे बिठाना है तो चेयर जो है वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये हमने उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमने कंफर्टेबल रखनी है, प्रॉपर रखनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, ये आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है एक इंटरव्यू जो देता है या जो देता है उसके दरमियान में, वो भी हमने मेंटेन करना, ना तो वो ज्यादा क्लोज हो और ना ज्यादा वो दूर हो। ठीक है, तो डिस्टेंस को भी हमने मेंटेन करना होता है। उसके बाद लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट इसमें है, मैटर करती है कि जो लैंग्वेज जो जिस हमने इंटरव्यू लेना है, जिसकी उसकी जो भी लैंग्वेज होगी हमने उससे उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि उसको इंग्लिश की समझ नहीं आती, उससे हम इंग्लिश के बारे में इंग्लिश जो है वो उसकी लैंग्वेज में क्वेश्चंस करें तो उसको समझ नहीं आएगी, तो वो कैसे उसके आंसर देगा। ठीक है, तो हमने उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये हमारे पास की कुछ फॉर्मेट होता है जो कि हमने मेंटेन करना होता है। आगे हम देखिए तो हमारे पास कुछ स्टेजेस होती है इंटरव्यू की। पहले होती है ओपनिंग स्टेज। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को भी, उससे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या नाम है, क्या उसकी जो है हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ओपनिंग होती है, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड में हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से जो उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको डिटेल में पूछते हैं। ठीक है, कि वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसकी परसेप्शन है अपनी डिजीज के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में। उसके बाद लास्ट में होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम क्या करते हैं कि अपना जो भी हमने ट्रीटमेंट करना होता है उसके साथ उसको हम पूरा बता देते हैं कि हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, ये आपका ट्रीटमेंट है, ये डिसीजन है हमारा। ठीक है, तो इससे हम जो है इस पे आगे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पूरा जो था वो इसका था इंटरव्यू का स्टेप। इसके स्टेप्स भी हम करते हैं, इसको फेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये हमने पढ़ लिया दो इसके मेथड। एक पहले हमने क्या पढ़ा, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरव्यू। थर्ड हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन। इसके थ्रू भी हम क्या कह सकते हैं, पेशेंट को डाटा उससे ले सकते हैं, उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। इसकी जो एग्जामिनेशन है ना उसकी चार टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन, आस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले है इंस्पेक्शन। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को। ठीक है, आइज के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। आस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, साउंड्स को सुनते हैं। इसमें हम स्टेथोस्कोप को यूज करके उसकी जो लंग साउंड्स हैं, जो उसकी हार्ट साउंड्स हैं, उसको हम सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम फील करते हैं। ठीक है, उसको पाल्पेट करते हैं, उसकी बॉडी को पाल्पेट करते हैं, कोई मैसेज, कोई लेजन्स तो नहीं है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। उसके बाद परकशन। परकशन में हम क्या करते हैं, टैप करके देखते हैं कोई साउंड एबनॉर्मल तो नहीं आ रही उसकी किसी बॉडी एरिया में। ठीक है, तो ये चार टेक्निक्स को हम यूज करके उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं, उससे डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसके थ्री मेथड्स डाटा कलेक्शन के, ये हमने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि हमने जो इसकी असेसमेंट करनी है ना वो हेड टू टो करनी है, मतलब कि हमने हेड से स्टार्ट करके पूरे सिस्टम वाइज हमने उसकी पूरी असेसमेंट करनी है। ठीक है, सारे पार्ट्स की वाइटल साइंस लेने हैं, उसकी हाइट वेट चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ये सारा आ जाएगा, इसमें हमने इसकी एग्जामिनेशन करनी है। तो ये हमारे पास जिसका पहला था ना डाटा कलेक्शन का, जो हमने पूरा पढ़ लिया कि हमने इसमें क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या मेथड्स को यूज करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये इसका सेकंड स्टेप था असेसमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या हमने पढ़ा,
वैलिडेशन, और फोर्थ पे है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, बुक से ही आपने रीड करना है। जो भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।